आज हम जो है वो लेक्चर 6 में देखते हैं। कल हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड्स की और फ्यूचर्स की। सो फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में हमने जो की डिफरेंसेस जो देखे थे, एक तो इशूअर का डिफरेंस था, फिर बायर का इशूअर डिफरेंस थे हमारे पास, फिर तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन का। सो फ्यूचर्स जो है वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स थे और फॉरवर्ड्स जो है वो नॉन स्टैंडर्डाइज या कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे। अच्छा, इश्यूअर इसका हमने कहा है कि बैंक होता है, और जो फ्यूचर्स हमने कहा था वो मार्केट उसकी इश्यू करती है। ठीक, मार्केट वो कॉन्ट्रैक्ट इशू करती है, इस वजह से वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। चूँकि मार्केट इशू करती है और वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इस वजह से वो ट्रेडेबल भी होते हैं। ट्रेडेबल का मतलब है कि वो ट्रांसफरेबल भी हैं। ठीक, ट्रेडेबल एंड ट्रांसफरेबल भी हैं। इसी वजह से चूँकि वो मार्केट इशूड हैं तो उनको मार्केटेबल भी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि फॉरवर्ड्स जो है वो नॉन ट्रेडेबल होंगे फिर, क्योंकि कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इस पे जो काउंटर पार्टी है, जो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसका नाम लिखा होता है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट पे जिसका नाम लिखा हो वो ट्रेडेबल तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो ट्रांसफरेबल भी नहीं होता, नॉट ट्रांसफरेबल। इसका मतलब ये है कि वो नॉन मार्केटेबल भी है। आप उसे मार्केट में जाके किसी और को नहीं बेच सकते। इसका मतलब ये है कि इसको बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्ट्रीट नेम पे होता है। स्ट्रीट नेम फाइनेंस में एक टर्म है जिसे ओपन इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ वो एक हमारे पीएम साहब का जो है ना कॉल है बेनामी, तो ये बेनामी इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। इस पे आपका नाम नहीं लिखा हुआ और इसमें नेम्ड है जिसके नाम पे है, तो इस वजह से ये ट्रेडेबल नहीं है। ट्रेडेबल है इसका मतलब ये है कि ये इसके लिए पूरी फुल फ्लैज मार्केट होगी, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर्स मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट होती है, इसी तरह फ्यूचर्स मार्केट एग्जिस्ट करती हैं। सो फ्यूचर्स मार्केट जो है वो उसमें ये ट्रेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी कोई मार्केट नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक तो ये इनके डिफरेंसेस है वो हमने हाईलाइट कर लिए। एक लास्ट चीज़ जो है इसमें, ये दोनों बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। बाइंडिंग से मुराद ये है कि हर हाल में ये एग्जीक्यूट होंगे। यानी जो बिजनेसमैन है और बैंक है, उसके दरमियान में ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सचेंज ज़रूर होगी। बिजनेस और बैंक के दरमियान में ट्रांजैक्शन की एक्सचेंज ज़रूर होगी। मतलब अगर वो इम्पोर्टर है तो इम्पोर्टर का काम क्या है, उसने गुड्स मंगवाई और पेमेंट की है। सो बिजनेस से बैंक को पेमेंट जाएगी और बैंक जो है वो काउंटर पार्टी से जो गुड्स मंगवाई हैं वो बिजनेस तक पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। एक्चुअल, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल प्रोडक्ट गुड वर्सेस जो आपकी करेंसी है वो एक्सचेंज होगी। फ्यूचर्स में ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन इसमें जो एक्चुअल है प्रोडक्ट
या जो आपकी गुड है वो वर्सेस मनी एक्सचेंज नहीं होगी। तो फिर ये दोनों बाइंडिंग कैसे हुए? इसमें आप फिजिकली जो बाइंग सेलिंग है उससे प्रॉफिट लॉस अर्न करते हैं, जबकि इसमें जो एक्चुअल ट्रांसफ़र है वो चूंकि नहीं होती, तो आपका प्रॉफिट लॉस जो है वो बेसिकली ट्रेड होता है, प्रॉफिट लॉस ट्रेड होता है। और इसको बेसिकली हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट। ठीक, मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है, काउंटर पार्टी जिसको लॉस हो रहा है, उससे पैसा उठा के आप प्रॉफिट वाली पार्टी को ट्रांसफ़र करते हैं। और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केट में इनके अकाउंट्स होते हैं। तो जो लूज़र है उससे जो प्रॉफिट अर्नर है उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दरमियान में मार्केट का जो भी अपना कमीशन है वो ऑब्वियसली वो उससे डिडक्ट कर लेती है। ठीक, सब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि इनके ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं। सो फ्यूचर्स के ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं। तो हम पहले उसको देख लेते हैं। फ्यूचर्स के ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। या आपका कैश अकाउंट हो, आपका लोन अकाउंट हो, जिसको मार्केट में क्रेडिट अकाउंट भी कहते हैं, और तीसरा है मार्जिन अकाउंट। मार्जिन अकाउंट में आप अपनी भी कोई इक्विटी शामिल करते हैं, यानी जिससे हम कैश कह रहे हैं, और आपको उस पर क्रेडिट भी मिलता है। सो कैश लोन अकाउंट उस वक्त जब हैंडल हो जाते हैं अगर आप मार्जिन अकाउंट की जो ऑपरेशन है उसको देख लें। सो आप किसी भी ब्रोकर के पास जाते हैं, ये चाहे स्टॉक ब्रोकर हो, चाहे फ्यूचर्स एक्सचेंज ब्रोकर हो, आप उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जी मैंने अकाउंट खोलना है। तो वो आपको कहता है कि भाई मेरे पास जो है ना जो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो है जी 20%, और मेरी मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 5%। वो ये रिक्वायरमेंट्स आपको बताता है। अब इन रिक्वायरमेंट्स के मीनिंग्स क्या हैं ये हम समझते हैं। इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो आपका मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट को शो कर रही है। ठीक, मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट। और ये सिर्फ स्टार्ट में नहीं है, दिस इज बेसिकली एट एनी पॉइंट इन टाइम, एनी पॉइंट इन टाइम। यानी अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, अगर आपके अकाउंट में 20% नहीं होंगे तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगी। ठीक, और ये जो मेंटेनेंस मार्जिन है दिस इज मिनिमम इक्विटी
लेवल, रिक्वायरमेंट नहीं, लेवल, ड्यूरिंग एनी ट्रांजैक्शन। तो ये हर ट्रांजैक्शन में आपकी मॉनिटर होनी है। इसको मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पे समझ आए। फर्ज करें आपने 2 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, आपने बाय किए हैं 2 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का अंडरलाइंग एसेट क्या है? अंडरलाइंग एसेट फर्ज करें कॉन्ट्रैक्ट का पीएसओ के शेयर्स, स्टॉक्स कर लेते। ठीक, इसका मतलब यह है कि आपने पीएसओ के कितने शेयर्स खरीदे हैं, खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है बेसिकली। हमने कहा था फ्यूचर्स की स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी है 1000। 1000 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको पता है कि आपने 2000 शेयर्स खरीदने हैं किसके? पीएसओ। तो ये आपकी क्वांटिटी आ गई। फिर इसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताया होगा कि आप किस फ्यूचर प्राइस पे खरीद रहे हैं। तो आपको अगर बताया है एट ए फ्यूचर प्राइस ऑफ, फर्ज करते हैं 200 पर शेयर, ठीक है, 200 पर शेयर। सब आपको इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू बड़ा आराम से पता चल जाएगी। और वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो प्राइस है हमारे पास 200, क्वांटिटी है 2000। तो जी वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी बनेगी? 4 के साथ 5 जीरो आएंगे, ठीक। तो ये आपके पास आ जाएगा 400,000, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब अगर आपने ये ट्रांजैक्शन की है और आपकी जो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 20% है, तो अब इस ट्रांजैक्शन में से आपकी इक्विटी की वैल्यू क्या होगी? सो ओनर की इन्वेस्टमेंट क्या होगी? जिसे हम इक्विटी कह रहे हैं। तो इसका हमने ले लेना है 20%। 20% कितना आ रहा है जी? 80,000, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बाकी सारा मुझे लोन मिलेगा। और वो कैसे फाइंड आउट होगा? टोटल वैल्यू माइनस 80,000, मतलब 3,20,000, ठीक है। तो ये मेरे पास लोन की अमाउंट भी आ गई, इक्विटी की अमाउंट भी आ गई। सब आपको क्लियर होगा कि आपने हर ट्रांजैक्शन में 20% मेक श्योर करना है। यानी आपको 80,000 मिनिमम आपका इन्वेस्ट होना चाहिए। अब आपके अकाउंट में अगर 60,000 हैं तो आप ये ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से हम ये कह रहे थे कि एट एनी पॉइंट इन टाइम, और ये आपका चूंकि आपने बाय कर लिया है इसको, कॉन्ट्रैक्ट को, तो रियल लाइफ में जो पीएसओ की शेयर की प्राइस है वो फ्लक्चुएट होने से आपके इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस की वैल्यू बेसिकली डिस्टर्ब होती रहेगी। फर्ज करते हैं इसका जो मेच्योरिटी टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट का, टाइम टू मेच्योरिटी 1 मंथ है। अब अगले 1 महीने में आप सूली पे लटके रहेंगे कि इसकी प्राइस ऊपर जाती है या नीचे आती है। तो फर्ज करते हैं इसकी प्राइस जो है वो, हमने ख़रीदा था इसको 200 का और वो हो जाती है 220। सब इससे आपको क्या होगा? आपको ये होगा कि आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में 200 का उसे ख़रीदना है 1 महीने बाद,
और 1 महीने बाद वो बिक रहा है 220 का, तो सीधा सीधा ये आपको प्रॉफिट नहीं बता रहा। आप उस दिन 200 की खरीदोगे और 220 की बेच दोगे तो आपको पर शेयर 20 का प्रॉफिट होगा। और टोटल शेयर्स आपके पास कितने, 2000 शेयर्स है, तो आपके पास सीधा सीधा आपको 40,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब फर्ज करें उसी दिन, ये भी तो हो सकता है, प्राइस 180 हो जाए, 1 महीने बाद प्राइस 180 हो जाए, इसका मतलब ये है कि अब आपको लॉस होगा और वो एग्जैक्ट अपोजिट अमाउंट का होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को इसलिए हमने अप्लाई किया है यहाँ पे कि हमें एक और चीज़ भी उसने बताई है। उसने कहा है कि किसी भी ट्रांजैक्शन पे जो मिनिमम इक्विटी पॉइंट है वो कितना है, वो 5% तक जा सकता है। तो वो 5% कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें कहा जाता है कि चूंकि इनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं तो आप कंटिन्यूसली इन प्राइसेस को चेक में रखें। सो बेसिकली हमें एक एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज साथ साथ कैलकुलेट करनी पड़ती है क्योंकि प्राइस तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इस वजह से हम इसको इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं और इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं। सो करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस लोन डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। सो करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से इसको आप डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपको एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज आ जाती है। अब फर्ज करें पहला केस जो था आपका 220 का, तो करंट वैल्यू में बेसिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, वैल्यू तो आती है आपकी P इंटू क्यू से। सो अगर मैं एक्चुअल मार्जिन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इस पे 220 पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ ना, इसमें एज्यूम ये कर रहा हूँ कि प्राइस 220 हो गई है, क्वांटिटी 2000 है, लोन मुझे पता है 3,20,000 था ना, सो 3,20,000 आ गई डिवाइडेड बाय 220 ज़रब 2000, तो कितना आ रहा है जी, 4,40,000, 3,20,000, 4,40,000, आंसर क्या आएगा, ये आता है 120,000 डिवाइडेड बाय 440 डिवाइडेड बाय 440,000 मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो ये आता है 27.2727%। सो अब आप ये जो परसेंटेज है ये अब आपको बता रही है कि आपको प्रॉफिट हुआ है। क्यों, आपने जब ये ट्रांजैक्शन शुरू की थी उस वक्त आपकी जो इक्विटी की परसेंटेज थी वो 20% थी। कहाँ गई हमारी रिक्वायरमेंट, ये देखिए आपने 20% से इस ट्रांजैक्शन को शुरू किया था और प्रॉफिट होके आप कहाँ तक पहुँच आए हैं, 27.27% पे। अब यही अगर आप एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करते, 180 पे भी तो हमारे पास एक चांस था ना। तो अब आप कहते हैं कि 180 इंटू 2000 माइनस 320,000 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 2000, सो ये तो आ जाएगा हमारे पास 360,000, ये आएगा 320,000, ये आएगा हमारे पास 360,000। इसका मतलब ये है कि ये आना है 40,000 डिवाइडेड बाय
360,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये आता है 11.11%। इसका मतलब ये है कि मेरी इक्विटी 20% से नीचे आ गई है 11.11% पे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लॉस तो हो रहा है, नज़र तो आ रहा है मुझे, लेकिन मुझे इतना लॉस नहीं हुआ कि ये जो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, ये मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये ट्रिगर हो जाए। सो 5% को हमने टच नहीं किया। सो ये बेहतर नहीं है कि हम हर दफ़ा एक्चुअल मार्जिन कैलकुलेट करते रहें, प्राइस में 170 कर दूं या 160 कर दूं और उस पर एक्चुअल मार्जिन कैलकुलेट करता रहूं। उससे कहीं बेहतर है कि मैं जो मेंटेनेंस मार्जिन पे जो प्राइस है, मेंटेनेंस मार्जिन पे जो प्राइस है उसको कैलकुलेट कर लूं, मुझे आसानी हो जाएगी। अब ये जो मेंटेनेंस मार्जिन का 5% है, MMR परसेंट मैं उसे लिख रहा हूँ, ये है क्या, ये क्या ट्रिगर करेगा? ये आपका वो मिनिमम लेवल ऑफ इक्विटी है जहां पे आपको मार्जिन कॉल इशू होगी। मार्जिन कॉल क्या है? मार्जिन कॉल ये है कि प्लीज इक्विटी इंसर्ट करें, और ठीक है, और इक्विटी जो है वो आप इंसर्ट करें, यानी और कैश इन्वेस्टमेंट करें, अपने अकाउंट में पैसे डलवाएं। अगर आप नहीं डलवाते, मार्जिन कॉल का दूसरा मतलब ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्लोज कर दी जाएगी। सो आजकल चूंकि ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, मार्जिन कॉल जो है वो जनरेट नहीं होती। मार्जिन कॉल जनरेट होते ही आपकी ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ब्रोकर ने आपसे लिया 80,000, लेकिन उसने अपना दिया 3,20,000 आपको। उसने किस लिए दिया होगा? मुफ्त में दिया होगा। सो ब्रोकर को एक तो सबसे बड़ा है जो एलिमेंट यहाँ पे नज़र आता है वो ये कि उसकी इंटरेस्ट इनकम है। उसने 3,20,000 आपको लोन दिया, और इनकी जो ब्रोकरेज अकाउंट के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत हाई होते हैं। ठीक, तो वो अपनी इनकम को नहीं ज़ाया होने देगा। दूसरा दूसरा उसका इंटरेस्ट है, जब आप बाइंग सेलिंग करते हैं ना, तो आप हर बाइंग सेलिंग पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, कमीशन जिसे आप कह लें। भाई उसे वो अपनी कमाई भी तो करनी है, वो खैराती इदारा थोड़ी खोल के बैठा हुआ है। सो इस वजह से उसको ये चाहिए कि आपके अकाउंट में हर वक्त कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, और वो अकाउंट आपका बिल्कुल ड्रेन्ड ना हो जाए, खाली ना हो जाए। क्योंकि खाली हो गया तो वो कहाँ से इंटरेस्ट लेगा, कहाँ से ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेगा। सो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो ये मिनिमम मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट रखता है। और जो ही आप इसको इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, आपको मार्जिन कॉल इशू करता है। मार्जिन कॉल का मतलब क्या है कि और इक्विटी डालें, अगर नहीं डाल रहे तो आपकी ट्रांजैक्शन क्लोज हो रही है, एंड दैट्स इट। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल मार्जिन जो हम ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे वो कम होते 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 जो ही मेंटेनेंस मार्जिन को टच करेगा तो आपको मार्जिन कॉल इशू होगी। यही हुआ ना? तो बेसिकली तो आपका जो एक्चुअल मार्जिन है वो कम हो रहा है ट्रांजैक्शन की प्राइसेस डिक्लाइन करने की वजह से। तो आपको जो ही 5% टच होगा, आपका मार्जिन कॉल इशू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्चुअल मार्जिन के फार्मूला में मेंटेनेंस मार्जिन को फिट इन करूं और वो प्राइस फाइंड आउट करना चाहूं, वो प्राइस जिस पे मुझे मार्जिन कॉल इशू होगी, तो मैं कर सकता हूं। सो मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या है? 5% है। मैं अब ये प्राइस फाइंड आउट करना चाहता हूँ। क्वांटिटी मुझे पता है 2,000 है। लोन मुझे पता है कितना था, 3,20,000। यहाँ भी प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी सॉरी मुझे पता है
मैं 2000 वैल्यू को। सो इसको जो है वो हम यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आएगा 0.05 इंटू 2000p, ठीक है। और राइट साइड पे आपकी जो एलिमेंट है वो सेम रहेगा 2000p माइनस 320,000। सो अब आप अगर 0.05 को 2000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 100p, 2000p माइनस 320,000। ये माइनस 320,000 जो है वो यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आएगा 320,000 इज इक्वल टू 2000p माइनस 100p। इसका मतलब है ये आ जाएगा 1900p इज इक्वल टू 320,000। इसका मतलब है कि मैं p फाइंड आउट कर सकता हूँ। आप ये है 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1900। सो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1900, तो ये मेरे पास मार्जिन कॉल प्राइस आ रही है 168.42। इसका मतलब ये है कि जो ही ये प्राइस टच होगी मुझे मार्जिन कॉल इशू हो जाएगी। तो मैं इस प्राइस को मार्जिन कॉल प्राइस नहीं कह सकता, फिर मार्जिन कॉल प्राइस, इसको मैं MCP कह सकता हूँ, ठीक। तो ये आपकी मार्जिन कॉल प्राइस आ गई। अब यहाँ गौर से देखें, MCP का मैं डायरेक्ट फार्मूला भी डिराइव कर सकता हूँ। ऊपर 320,000 आप अगर गौर से देखें तो वो है लोन की अमाउंट। नीचे आपको जो 1900 नज़र आ रहा है ये क्वांटिटी की वजह से नज़र आ रहा है, और क्वांटिटी में कमी हुई है मेंटेनेंस मार्जिन परसेंटेज की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि 320,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी जो है वो 2000 थी और मेंटेनेंस मार्जिन परसेंटेज थी 0.05। तो अब आप गौर से अगर देखें तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नीचे जो है वो 1 माइनस 0.05 का मतलब है 0.95। 0.95 को जब 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1900 आएगा, वही 168.42 आएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। तो ये आपकी मार्जिन कॉल प्राइस आ गई फ्यूचर्स की। जी कोई क्यूरी आज के लिए? यस सर।